अडानी इस देश को गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है, क्योंकि देश में जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, अडानी इस देश की संप्रभुता के साथ खेल रहा है। इसको समझना पड़ेगा। जितने अधिकारी हैं ना, ये सब लकीर के फ़कीर हैं, और ये सब के सब जो होते हैं ना, ये जन विरोधी लोग हैं। इनसे पूछिए कि यहाँ टीवी का कारण क्या है। अडानी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी कंपनी वापस जा, वापस जा, वापस जा। अडानी कंपनी वापस जा, वापस जा। ये गोंदलपुरा है, ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में आता है, और जो केंद्र सरकार ने अडानी को ये कोल ब्लॉक आवंटन किया है, उसी को लेकर ये गाली ब्लोदर और गोंदलपुरा के लोग सशक्त धरने पे बैठे हैं। करीबन 2 महीने से बैठे हैं। तो आज यहाँ पे मिथिलेश कुमार दांगी जी भी आए थे, तो उनसे बात करेंगे कि आज इस धरने पे वो आए हैं यहाँ पे और क्या देखते हैं इस धरने को। इन्होंने 2 महीने से ग्रामीण यहाँ पे चला रहे हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जितनी खेती वाली ज़मीनें हैं, तो उसी के बारे में लेके कुछ मिथिलेश दांगी जी से बात करेंगे कि क्या है और कैसे होगा। सर, सबसे पहले तो आपको खतियानी जोहार, और यहाँ के लोगों की तरफ से और मेरे तरफ से भी आपको आप सबों को जोहार और आपके दर्शकों को भी जोहार। सर, जैसा कि हमने भी इस कोल ब्लॉक को जो आवंटन किया गया है अडानी को, हम भी काफ़ी समय से कवर कर रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरा हरा भरा है, पूरा खेती वाली ज़मीनें हैं, पीछे साइड जंगल है। आपको कहीं पे भी आप नज़र दौड़ाइए तो पूरा का पूरा हरियाली है। तो ये जो ग्रामीण हैं, ये कब तक ये शासन प्रशासन से लड़ सकेंगे और कितने दिन तक लड़ पाएंगे? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है कि कब तक लड़ेंगे, जब तक इनकी एकता बनी रहेगी ये लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। हाँ, इसमें अगर एकता इनकी भंग होगी, या कंपनी वही प्रयास करेगी कि इनकी एकता को भंग किया जाए, और अगर वो एकता भंग हो गई तो इनकी हार हो जाएगी। और क्या आप बोलेंगे कि इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में क्या बोलेंगे कि क्या ये कोल ब्लॉक आवंटन करना सही है सरकार के लिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप इस प्रश्न का आपका जवाब चाहिए, तो उसमें है कि धारा जो हमारा संविधान है, संविधान की धारा 39B, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण समुदाय के हाथ में होना है, सरकार इसकी मालिक नहीं है। इसके एक केस है जिसकी बात मैं करूँगा, थ्रेशम्मा जैकब वर्सेस केरला का एक जियोलॉजी डिपार्टमेंट का था, जिसमें 3 जजों का एक बेंच है, चिलमेश्वर लोढ़ा और मदन बी लोकुर का। उसने ये स्पष्ट कह दिया अपने जजमेंट में कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता हो कि देश के भौतिक संसाधन यानी खनिजों का मालिक सरकार है। ऐसा कोई कानून नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक RTI लगाया था, PMO को लगाया था कि भाई हमको ये बताइए कि ये जो आप कोल ब्लॉक अलॉट कर रहे हैं, इस कोल ब्लॉक अलॉट का कारण आपका क्या है, कौन सा कानून के तहत कर रहे हैं। उसने जो मुझे जवाब दिया है, उसमें उसका खंडन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है पहले ही। उसने कहा है कि जो माइंस मिनरल एक्ट है 1957 का, उसके तहत हम कोल ब्लॉक अलॉट करते हैं। जबकि जब आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को, तो उस जजमेंट में 56, 54, 55 और 56 पैरा है ना, 57 में तो जजमेंट है, लेकिन उसके कारण 54, 55, 56 पैरा में उसने लिखा है कि देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। उसमें कोल जो एक्ट है उसका है, माइंस मिनरल एक्ट का है, फिर दूसरे एक्ट का भी वर्णन किया है, और उसने सभी का निचोड़ दिया है कि देश के कोई भी कानून ये आदेश नहीं देता है कि सरकारें हमारे खनिज की मालिक हैं। जब सरकारें मालिक ही नहीं हैं तो उनके द्वारा ये आवंटन ही अवैध है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो। दूसरी बात रहा, इस क्षेत्र की बात अब करते हैं, तो जब ये कोल ब्लॉक रद्द हुआ था, जो 2014 में जो 212 कोल ब्लॉक रद्द हुए थे, उस 214 कोल ब्लॉक रद्द हुए थे, उसमें एक कोल ब्लॉक भी रद्द हुआ था जो यहाँ ये पहले से भी था। उस समय जब आप पढ़ेंगे तो जो कांग्रेस की जो सरकार थी, UPA सरकार थी, उसमें इस पूरे गोंदलपुरा एरिया को नो गो एरिया में बनाया था। कर्णपुरा में इस पार्टिकुलर पार्ट को नो गो एरिया था। नो गो एरिया का मतलब वहाँ कोई भी खनन प्रक्रिया नहीं होगी, और ये जो जंगल है वो घना जंगल माना था, और इसमें कोई इस तरह की खनन प्रक्रियाएँ नहीं चलेंगी, नो गो एरिया था। लेकिन 2015 में इस नो गो एरिया को हटाया गया, और नो गो एरिया हटा करके और फिर इसको अडानी को दिया गया। दूसरी एक और बात उसमें जान लीजिए कि इसके पहले ये सरकारी कोल ब्लॉक, सरकारी कंपनियों के लिए कोल ब्लॉक ये रखा हुआ था, जिसमें ये था कि कोई भी जो सरकारी कंपनी होगी उसी को ये कोल ब्लॉक अलॉट होगा, और ये कोल ब्लॉक एंड यूज़ के लिए होगा। एंड यूज़ का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी
कोयला निकालेगी तो अपने उपयोग के लिए वो बताना पड़ेगा उसको कि हम क्या उपयोग करेंगे, उसके लिए ये कोल ब्लॉक था। लेकिन दुर्भाग्य से अडानी को जब ये कोल ब्लॉक दिया गया है तो एंड यूज़ वाला कोल ब्लॉक का मामला हटा दिया गया और इसको कमर्शियल कोल ब्लॉक बना दिया गया है। मतलब उजड़ेगा गंदलपुरा, प्रदूषण होगा यहाँ, जंगल उजड़ेंगे यहाँ, और जब ये व्यावसायिक होगा तो सारा का सारा लाभ सिर्फ और सिर्फ अडानी को मिलेगा। इसके पहले आज से कुछ दिन पहले हमारे कुछ पत्रकार साथी ने एक लेख लिखा है किसी पत्र में, अखबार में, कि वो बहुत फ़ायदा होगा, इतने रोज़गार होंगे और 600 करोड़ रुपया इसमें राजस्व होगा सरकार को, ये फ़ायदा होगा सरकार। ये झूठ है। झूठ इसलिए है कि अगर 500 कुछ मिलियन टन में 600 करोड़ का राजस्व मिलेगा, वो भी उसने लिखा है सालाना, तो पूरे झारखंड में जो डीएमएफटी फंड है, डीएमएफटी फंड का पिछले साल जो झारखंड का खर्चा है वो 325-327 करोड़ के आसपास है। तो 600 करोड़ अगर एक प्रोजेक्ट देता है, यानी इससे बड़ा प्रोजेक्ट तो पकड़ी बरवाडी है, 1600 मिलियन टन का प्रोजेक्ट है वो, और ये तो 500 कुछ मिलियन का टन का प्रोजेक्ट है, तो इससे 3 गुना होना चाहिए। इसका मतलब 1800 करोड़ रुपया उसको मिलता होगा हर साल, है ना। और इसी तरीके से अगर देख लें तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी है इस झारखंड में। एशिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कोल प्रोजेक्ट हैं, जैसे गोड्डा का प्रोजेक्ट है, पिपरवार का प्रोजेक्ट है, तब तो यहाँ खरबों रुपया में आ रहा होगा। और देश झारखंड का जो बजट है, सालाना बजट, वो कितने का है? 100 करोड़ का बजट है, हैं? 100 करोड़ में सिर्फ 1 लाख करोड़ का बजट, 1 लाख करोड़ का बजट, उसमें से आधा गोंदलपुरा नहीं पूरा ये कह रहा हूँ कि 1 लाख करोड़ का बजट है पूरे झारखंड सरकार का, और ये डीएमएफटी फंड से ही कई हजार करोड़, कई लाख करोड़ आ रहे हैं। अगर उस हिसाब से देखें जो उसमें पत्र में लिखा है, तो आखिर ये इतना पैसा जो है लाख खरबों जो रुपया है वो जा कहाँ रहा है, ये सवाल भी करना चाहिए कि भाई ये कहाँ जा रहा है। दूसरी बात, अडानी इस दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति है, और अडानी एक ऐसा कंपनी है, अडानी अपने अंदर लगभग 500 कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराए हुए है, और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला का लिस्ट आप देखिए तो अडानी नहीं है। तो अगर इतनी कंपनियां हैं और अडानी इतने महान हैं जो लोगों को बहुत रोज़गार देते हैं, तो इतना कंपनी के बाद तो पूरा देश में अडानी के ही वर्कर्स होना चाहिए, लेकिन आज तक क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जो भारत के टैक्स पेयर्स हैं जो कर देते हैं, उसके 1 से 20 के नंबर में भी अडानी नहीं आते हैं। तो जब इतने अमीर हैं और ये टैक्स नहीं देते हैं, तो इसके पीछे हम अभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबी बात होगी, लेकिन आप जान लीजिए कि अडानी इस देश को गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है। क्योंकि देश में जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, अडानी इस देश की संप्रभुता के साथ खेल रहा है, इसको समझना पड़ेगा और इसके खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा। अडानी के इस कोल ब्लॉक को बंद करना पड़ेगा। अभी जिस तरह से माहौल बना है कि कोल कंपनियां, जैसे कि लोगों को यहाँ पे बताया जाता है कि जिस तरह से विकास हमने एनटीपीसी का जो पकड़ी बरवाडी हुआ, चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना हुआ, वहाँ पे जिस तरह से विकास हुआ उस तरह से विकास आपको दिया जाएगा, वो यहाँ के लोगों को बताया जाता है। भाई तो ये क्या है? ये पहले ये मान लें कि क्या एनटीपीसी ने पकड़ी बरवाडी के लोगों को विकास किया? हमारे सामने एक साथी पकड़ी बरवाडी से उजड़े हुए साथी हैं, उनसे पूछ लीजिए कि उनका दर्द क्या है। अवध किशोर यादव जी यहाँ बैठे हैं, क्या उनको आज मुआवजा भी मिला? मुआवजा के लिए भी उन्होंने मुकदमा कर रखा है, मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। वहाँ कितनी बेईमानी चल रही है वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात है कि ये विकास किन का विकास होता है? क्या स्थानीय लोगों का विकास हुआ? एनटीपीसी ने किसका विकास किया? एनटीपीसी में किसी को सरकारी नौकरी दिया? किसी ने एनटीपीसी ने अपने आप को नौकरी किसी को भी दिया? किसको दे रहा है नौकरी? वो कह रहा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पर जाओ, और कितनी बड़ी लूट होती है कॉन्ट्रैक्ट पर, ये समझ लीजिए आप। जब वो किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है तो कंपनी में जो वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स का पेमेंट, कंपनी का जो पेमेंट है उसके हिसाब से होता है, लेकिन जो ठेकेदार कंपनी है वो अपने हिसाब से पेमेंट करता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि अगर एक कर्मचारी का कंपनी जो है, मतलब एनटीपीसी अगर अपना न्यूनतम कर्मचारी को वेतन दे रहा है 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपया तो वो कंपनी को देता है, ठेकेदार कंपनी को, लेकिन ठेकेदार उस 50,000 रुपया के बदले वो उसके यहाँ जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको 10,000 रुपये देता है। तो 40,000 रुपये की लूट उस व्यक्ति के कारण हो रही है जो कंपनी, ठेकेदार कंपनी के पास जा रहा है। इतनी बड़ी लूट होती है। इसको भी समझते हैं कि नहीं समझते हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा। इसको समझाना पड़ेगा लोगों को कि आपके कारण वहाँ लूट हो रही है, और ये लूट हम नहीं चाहते हैं ना। और अडानी कैसे करेगा? क्या वो पब्लिक से, जनता से कोयला खोदेगा? पूरी टेक्नोलॉजी आएगी तो कहाँ नौकरी देगा वो? गांव का आदमी हल चलाने वाला है, खेती करने वाला है। खेती करने वाले व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि तुम बिल्डिंग बनाने का ठेका ले लो या बिल्डिंग बनाने का तुम मैप बनाओ, तो बनाएगा क्या? पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी आदमी, मतलब जो जिस काम में पारंगत है वो काम मिल सकता है।
अगर आप देखें कि तो ये क्या बता सकते हैं कि क्या इसने जैसे एनटीपीसी ने कितने लोगों को आईटीआई करवाया, कितने लोगों को उसने ट्रेंड किया और कितने लोगों को ट्रेंड करके अपने यहाँ दिया। इसके पहले अडानी ने कितने लोगों को ट्रेंड किया। अडानी यहाँ बहुत कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है कि आसपास के गाँवों के लोगों को फोड़ने की कोशिश कर रहा है, इनके खिलाफ, है ना। अब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है जो अडानी से प्रभावित नहीं है। हाँ, अडानी से प्रभावित कब होगा, जब ये नदी बंद हो जाएगी तो उसी नदी से सिंचाई होने वाले वो सब गांव हैं, उनको प्रभाव हो जाएगा, वो सब मरेंगे, भूखे मरेंगे। लेकिन अभी दवा कहाँ बांट रहा है, जाके महगाई में बांट रहा है। दवा कहाँ बांट रहा है, जा करके हरली में बांट रहा है। हरली के लोग ज़मीन देंगे क्या? ज़मीन तो देंगे गाँव के लोग, यहाँ गोंदलपुरा के लोग। तो गोंदलपुरा में नहीं कर सकते हैं, तो हरली को अपना समर्थक बना रहा है, महगाई को समर्थक बना रहा है, बड़का गाँव को समर्थक बना रहा है। तो इस तरीके से वो घेर रहा है कि हम सबसे बड़े अच्छे काम करने वाले हैं। अगर इतने अच्छे काम करने वाले हैं तो देश में विरोध क्यों हो रहा है? चलिए, एक और सवाल था मेरा कि जिस तरह से अभी देखेंगे कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया जाता, लेकिन टीबी रोगी जो प्रदूषण से जिनको टीबी होती है, ये कोयले के डस्ट, धूल मिट्टी जो उड़ते हैं, उससे जो डस्ट होती है, उससे बीमारियाँ होती हैं, वो रोकथाम के लिए सरकार का कोई उपाय नहीं है। लेकिन टीबी का दवाई देने के लिए, टीबी का ये करने के लिए हमारे चिकित्सा पदाधिकारी जो बड़का गांव के हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, अडानी भी शामिल हो जाता है, एनटीपीसी भी शामिल हो जाता है। तो ये क्या माजरा है? देखिए, ये जितने अधिकारी हैं ना, ये सब लकीर के फ़कीर हैं। और ये सब के सब जो होते हैं ना, ये जन विरोधी लोग हैं। इनसे पूछिए कि यहाँ टीबी का कारण क्या है। और ये जिसको ये टीबी कह रहे हैं वो टीबी है नहीं, ये सिलिकोसिस है। ये बीमारी अलग है। जब डस्ट से जो बीमारी होती है, जो टीबी जैसा लक्षण देता है, दमा जैसा लक्षण देता है, वो सिलिकोसिस है। तो ये दवा खिलाएंगे टीबी का, उसको और मारेंगे। ये संकट वहाँ भी है। तो ये सबसे पहले तो ये करना था कि प्रदूषण को रोकें। प्रदूषण को क्यों नहीं रोका आज तक? आप प्रदूषण में क्या कहता है कि हाँ, इतना डस्ट फ्री है, आप एक लिमिट है जिसमें कहता है कि इतना डस्ट तक आप ले सकते हैं सांस में। जो जिसने ये नियम पारित किया है कि इतना डस्ट ले सकते हैं, उनको उतना डस्ट रोज़ खिलाइए ना, देखिए क्या हालत होता है। जनता डस्ट खाए, उसके लिए उन्होंने कर दिया है कि लिमिट है इतना डस्ट के लिए। लेकिन खुद भी एसी में बैठेंगे और एसी गाड़ी में ही वापस जाएंगे, खुद फ्री नहीं रहेंगे। जितने भी अधिकारी हैं, एनटीपीसी के अधिकारी, उनसे कहिए कि बिना मास्क के वो अपने माइन में रहें, एरिया में रहें, है ना। रहते हैं क्या? नहीं। वो पब्लिक के लिए कहते हैं कि इतना डस्ट आप खा सकते हो, है ना। तो खुद भी क्यों नहीं खाते? ये सवाल है।